अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत के साथ आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज की हमारी बातचीत में हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं जनाब डॉक्टर सलमान यासीन साहिब। ये डायरेक्टर हैं पैगंबर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और इनका तालीमी सिलसिले में बहुत सी खिदमात भी हैं इनकी, और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। तो इनके साथ बात करेंगे हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में, और इसके अलावा इसको कंपेयर करेंगे हम बैनुल अक़वामी एजुकेशनल सिस्टम के साथ। इसके अलावा आज के हमारे प्रोग्राम में ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या इबहाम हैं, क्या परेशानियां हैं पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल के और जो स्कूल लेवल के हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, जो इदारे हैं, ये किस हद तक इस जो कोरोना की वबा है इससे मुतासिर हुए हैं, और लॉकडाउन से इनको कितना नुकसान हुआ है, और आने वाले वक्त में हमारा तालीमी निज़ाम जो है ये किस तरफ को जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इस सवाल से करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रटा सिस्टम चलता है। यहाँ पे एग्ज़ाम जो हैं और मार्क्स की दौड़ में स्टूडेंट जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वहाँ पे रिसर्च बेस्ड स्टडी है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है ये किस हद तक बैनुल अक़वामी सतह को कम्पीट कर सकता है? सबसे पहले तो मुजीब साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और बहुत सेंसिटिव इशू है सर, ये इसके ऊपर बात करना चाहिए जी। और यही जो है वो स्टूडेंट्स ही हमारे होते हैं, वही कहते हैं कौम का ममार होते हैं, और यही जो स्टूडेंट्स हमारे हैं इन्हीं के थ्रू जो है वो आगे हमारी कौम ने तरक्की करनी है, और इन्हीं के थ्रू जो है वो आगे हमने जो है वो काम करना है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल सिस्टम की बात है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में ये है कि टोटली बेस्ड होता है हमारा प्रैक्टिकली, ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि जी थ्योरी को कम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल्स के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। फोकस ये होता है कि जो चीज़ वो थ्योरी में पढ़ते हैं वही चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल में अप्लीकेबल होती है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि हमारे जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हमारे अदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, पहले तो अव्वल तो वहाँ पर लैब्स है ही नहीं। अगर लैब है वो वेल इक्विप्ड नहीं, वहाँ पर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है ना, जो एक स्टूडेंट्स को, एक बच्चे को जो है वो उसका ब्रेन को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनमें से 90% चीज़ें जो है उसमें होती ही नहीं है। वो मतलब सलमान साहब, आपके कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसके बाद उसे नहीं पता ये कहाँ पे अप्लाई होगा। ये चीज़ जो है, मुझे एक शख्स हमारे दोस्त हैं, उनकी बात याद आ गई है। उन्होंने MSc की हुई है इसमें स्पेस साइंसेज में, और मैंने कहा कि सर आप स्पेस साइंसेज में MSc की हुई है और आपने इससे आगे मतलब जो एजुकेशन फील्ड है इसमें भी कोई काम नहीं किया और देगर ज़िंदगी में भी कोई तरक्की नहीं की, बल्कि वो नशा करते हैं। तो उन्होंने मुझे ना सीधे स्वभाव सादा अल्फाज में कहा कि मुजीब साहब, हमें जो पढ़ाया गया है ना, ये आप यूँ समझ लें कि तालीम ली है हमने किताबों से, या यूँ समझ लें कि हमने कोई कहानियाँ पढ़ी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे होता है और कैसे होगा। हमने MSc लेवल पे भी किसी की रिसर्च जो है वही पढ़ी है, हमें कोई रिसर्च नहीं करवाई गई स्पेस साइंसेज के बारे में। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे आप अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे वो सब कुछ जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो बैनुल अक़वामी सतह पे मतलब कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पैदाइश के बाद जब वो स्कूल में जाता है तब से ही उनकी तरबियत ही शुरू होती है। तालीम के बजाय तरबियत से वो आगाज़ करते हैं, उनको मुआशरत सिखाई जाती है, उनको रहन सहन सिखाया जाता है, उनको रिश्तेदारियों का तकद्दुस सिखाया जाता है, और उसके बाद वो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में तो लगातार जो इंटरमीडिएट बल्कि बैचलर लेवल जो है वहाँ तक उनको कई सब्जेक्ट्स जो हैं लगातार चलाने पड़ते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? सर एक सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर कि ये जो हम लोग पता किस चीज़ में लगे, हम लोग लगे हैं लैंग्वेज सिस्टम में। सर एक हमारा अगर पाकिस्तानी बच्चा है ना, जब वो पहले दिन स्कूल जाएगा ना, तो वो 3 तरह की लैंग्वेज सीखेगा। एक तो रिलीजियस लैंग्वेज है, अरेबिक वो सीखेगा, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू वो सीखेगा। उसके बाद एक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा इंग्लिश बेस्ड है, वो इंग्लिश भी सीखेगा। तो बच्चों को हमने ना एक जगह के पीछे लगा दिया सर सिंपली। यहाँ पे आप एक और लैंग्वेज शामिल कर लें, जब वो घर से बाहर निकलेगा तो पंजाबी सीखेगा। बिल्कुल सर, 4 ज़बानों में तो बच्चा फंस गया है। तो ठीक है, इस चीज़ में फंस के वो जो उनका ग्रोथ है ना, मेंटल लेवल ग्रोथ होती है उनकी, जो बच्चा ग्रो करता है, जो बच्चा काम करने की कोशिश करेगा कि अपने, वो इसी के पीछे लग जाता है। हमारे ज़्यादातर हमारे जो माशरे इसके अंदर इंग्लिश जो ज़्यादा जानता है ना, उसको समझते हैं ये जी पढ़ा लिखा है जी। तो यही सिस्टम जो है वो हमारे चल रहा है, इसी वजह से हमारे बच्चे जो है वो ग्रो नहीं कर रहे। सलमान साहब, ये बिल्कुल ठीक है,
बाकी इस वजह से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचते कि रिसर्च करें। एक और चीज़ है बड़ी हैरान कुन है कि कोरोना की सूरत हाल में जो मतलब लगातार चेक किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे 1000 से ज़ायद नंबर लेने वाले जो 1100 में से हैं, मतलब 90% है, 95% है, 98% है, लेकिन रिसर्चर कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब अभी तक कोरोना की वैक्सीन कोई नहीं ईजाद हो सकी, या फिर लोग जो हैं बल्कि दावा भी नहीं कर सके कि हम इस पे रिसर्च जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और कोरोना जो है वो ये है। इसकी क्या वजह? अच्छा सर, छोटी सी बात इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। एक सिंपल सी चीज़ है सर, एक NMR एक हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग करते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी चीज़ का। अच्छा, वो अगर हमने करवाना हो ना तो वो पाकिस्तान से हम NMR नहीं करवा सकते, क्योंकि अच्छा। हमारे पास मशीनरी नहीं है सर। पूरे पाकिस्तान लैब में मशीनरी नहीं है। पूरे बिल्कुल सर, पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके अंदर, ज़्यादातर के अंदर ये है ही नहीं सिस्टम। अच्छा। अगर कहीं पे होगा भी तो सर इतना एक्सपेंसिव है कि वो हर स्टूडेंट के लिए नहीं है पॉसिबल। मतलब स्टूडेंट्स की अप्रोच ही नहीं है रिसर्च Yes, में, तो वो रिसर्च किस बात पे बिल्कुल करें? सर, जब अगर हमारी अप्रोच होगी जहाँ तक वहाँ तक हम काम करेंगे। जब हमारे पास वो सारा कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं बस हमें पास कर दें। कोई बच्चा भी जो है ना वो इस बेस पे नहीं आ रहा कि हम इसके ऊपर कोई काम करें, कोई हम इसके ऊपर सोचें कि ये क्या हो गया है, ये जो कोरोना आया है ये किस वजह से, ये कहाँ कहाँ हमारे अंदर असरअंदाज होता है, इसके ऊपर कोई नहीं सोचा। अब इसकी वजह भी यही है कि हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ बैगर्स बनाया। बैगर्स का मतलब स्टूडेंट्स GPA के लिए, स्टूडेंट्स ग्रेड के लिए, स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए, इसके लिए ही बस। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेड की दौड़ है, मार्क्स की दौड़ है। सलमान साहब, एक और अहम इशू है जो स्टूडेंट्स का है और लगातार मुझे इस बारे में पैगाम भी आ रहे हैं, मेल्स भी आई हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, बल्कि एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया, वो कहता है जी ऑनलाइन हमें पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन हमें इंजीनियर बनाएंगे और फिर नेट पे ही कोई चीज़ ईजाद करवा लें, बाहर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये पाकिस्तान में किस हद तक एप्लीकेबल है? सर, ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ये ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट हो। अच्छा, ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। सर वो कैसे ऑनलाइन स्टडी करेंगे, किस तरह वो पढ़ेंगे? इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है, जैसे इंटरनेशनल तौर पर उन्होंने जो मतलब कि अपना एक अप्लाई करवाया है एक ऑनलाइन सिस्टम का। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हर बच्चे के पास है, हर बच्चे के पास लैपटॉप है, हर बच्चे के पास जो है वो उस तरह की इक्विपमेंट है जिससे ऑनलाइन स्टडी की जा सकती है। और ज़्यादातर जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे कि अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, उनकी जो इवन के हमारे इंडिया के पास ज़्यादा अच्छी रिसर्च लैब्स हैं और ज़्यादा अच्छी जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास 4G है, वो भी सिर्फ शहरों तक महदूद है, ज़्यादातर गाँव में 4G की सर्विस नहीं आती सर। नहीं सलमान साहब, अच्छा फ़र्ज कर लें सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर ये सहूलियात हासिल भी कर लें, मतलब उनके पास इंटरनेट भी हो, उनके पास अच्छे मोबाइल्स हैं या लैपटॉप है, ये सब कुछ हो भी, आया आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में इसके बावजूद एप्लीकेबल है ऑनलाइन सिस्टम? यानी ये जो एजुकेशन का सिस्टम है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या वो उसी तरह ही डिवोशन के साथ स्टडी करेंगे ऑनलाइन? सर, ऑनलाइन स्टडी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि बच्चे करेंगे कुछ। स्टूडेंट्स तो सर वो यही होता है कि वो अभी जब हम लोगों ने बच्चों को सिखाया हुआ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ना, वो सिंपली तौर पे यही काम करने जाते हैं कि हमने जी वहाँ पे ग्रेड लेने जाना है जी, ठीक है। पढ़ते तो बच्चे वहाँ पे भी नहीं है, तो ये ऑनलाइन जब हो जाएगा ये तो फिर ज़्यादा ही वो जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में एक जुमला है कि मगरों लोन वाली गल, वो वाला हिसाब करते हैं। मगरों लोन वाली गल, बिल्कुल सर। तो एक और चीज़ है, ये बड़ी अहम है, डॉक्टर साहब आप गौर कर रहे हैं, अभी HEC जो है उसके मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आ रही हैं, अभी ऑनलाइन ये सारा कुछ जो है उसका डाटा स्टूडेंट्स बना के सबमिट करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है ये इतना टफ है, इसके बाद अभी कोई प्रोग्राम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के भी बन रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का क्या होगा? सर, अगर तो HEC या गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की कोई पॉलिसी देती है ना कि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो मैं तो माजूद के साथ एक ही बात कहूँगा, ये एक बेवकूफ़ी होगी और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। सिंपली जो स्टूडेंट्स हमारे हैं ना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी सिंपली। सर, आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अगर आपने इक्वेशंस लिखवानी है आप कैसे ऑनलाइन कर सकते? बच्चे को तो वो वर्ड एक्सेल जो है वो ऑपरेट नहीं करना आता, तो आप वहाँ पे उसको कैसे करवा सकते हैं वहाँ से? अगर आपने मैथ की इक्वेशन सॉल्व करवानी है तो वो आप ऑनलाइन कैसे आप मैथ की इक्वेशन करवाएंगे?
मतलब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये अपनी जगह पे एक कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट्स के लिए, और ये मुमकिन ही नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको अप्लाई कर सकें। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो उस पर उनका चलना ही बहुत मुश्किल है, यूँ समझ लें कि ये मुहाल है, ये ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन स्टडी जो है पहले वो मुश्किल है, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में एग्जामिनेशन है, ये मुश्किल है। सर सबसे ज़्यादा टफ पाकिस्तान में जाना वो एजुकेशन सिस्टम ही है हमारा, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे ऑफिशियल जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, ये लोग डिमांड करें कि हमें करना चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। इवन कि सर प्राइवेट स्कूल्स अगर कोई रजिस्टर करवाना हो तो वहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो किसी और स्कूल से पकड़ के, सारे पूरे इलाके के स्कूल्स के ना वो इक्विपमेंट पकड़ के वो एक लैब में रखे जाते हैं, वो पिक्चर्स खींच के स्कूल रजिस्टर हो जाता है। अब वहाँ अगर आप रिसर्च की बात करें तो ये तो फिर नाइंसाफी हो गई। अच्छा, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उस बारे में एक और चीज़ जो है वो बड़ी मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये चल रहा है, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि वो मार्क्स के लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि वो उसके लिए किसी भी हद थक जाते हैं, वो नकल करते हैं ये वो। अगर ऑनलाइन सिस्टम है उस बारे में आइडियाज़ आ रहे हैं कि MCQ टाइप भी हो सकता है। अगर MCQ टाइप होता है, इस तरह का कोई होता है, और स्टूडेंट जो है वो घर बैठा है, तो वो कितनी ईमानदारी से टेस्ट दे सकता है? सर अगर आप ईमानदारी की बात करें तो वो तो स्टूडेंट हमारा जो है वो ऐसे करेंगे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ईमानदार। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है आप वाशिंग में रहते हैं, तो सर ये एक MCQ सिस्टम जो है ना वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। वो जैसे उर्दू है, इस तरह के सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, ये आप MCQ टाइप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप बात करें ना केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, इसमें सर प्रैक्टिकल सिस्टम जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी कम थ्योरी तो हम लोग जो है उसमें प्रैक्टिकल सिस्टम है। अब उसमें अगर आप प्रैक्टिकल में करवाएं उसको उनको प्रैक्टिकल आप कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे, उनके आप कैसे चेक करेंगे जी कि वो कितनी तैयारी कर चुका है बच्चा, उसकी मेंटल असेसमेंट आप MCQ के थ्रू कैसे की जा सकती है? जी नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जो है वो बातचीत में चल रही है। जनाब डॉक्टर सलमान यासीन साहिब हमारे पास तशरीफ़ फरमा है, एजुकेशनिस्ट हैं, पेयम्बर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी हैं। और लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इनसे बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो लॉकडाउन के बाद जब प्राइवेट स्कूल्स दोबारा ओपन होते हैं या फिर जब एजुकेशन सिस्टम जो है दोबारा से बहाल होता है तब क्या सूरत हाल होती है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर सलमान यासीन साहिब, डायरेक्टर पेयम्बर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और उनके साथ हमारी बातचीत जो है वो चल रही थी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उस बारे में। अभी हम कुछ स्टूडेंट्स के इशू भी उठाना चाहेंगे उनके सामने कि सलमान साहब, ये जो स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ दिन पहले देखा था एक दो जगह पे एहतजाज भी हुआ, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत एहतजाज किया था। ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद उनकी फीसेस जो हैं वो भी वहाँ पे सबमिट हो रही हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये फ़ीस जो है स्टूडेंट्स को पे करनी चाहिए या इसके बारे में HEC को या यूनिवर्सिटीज़ को कोई और पॉलिसी बनानी चाहिए? सर हमारी गवर्नमेंट को या हमारी HEC को ना इसके बारे में सोचना चाहिए। सर ये बड़ा सीरियस इशू है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। जैसे हाई लेवल का मतलब ये होता है कि वो जो है वो बिलोंग करते हैं अच्छे घरों से, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं जी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे जो लो लेवल से आते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल फीस देना जो है वो नॉर्मल, जब हालात लॉकडाउन नहीं हो, उनके कारोबार चल रहे हो, तब उस हालात में फीस देना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। वो खुद काम करते हैं शहरों में रह के जी, और अब तो वो घरों में जाके बैठ गए। अब शहरों में वो जो हॉस्टलाइज होते हैं वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वो शहर में कोई अकेडमी या कहीं पे कोई स्कूल में कहीं पढ़ा नहीं सकते वो, जी, या कुछ और नहीं कर सकते वो, तो उनके लिए फीस देना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। अब फीस ये है, अब हिसाब लगाएं आप, एक सेमेस्टर की फीस 43,000 जो है वो फी टोटल फीस है। अब उसमें जो 13,000 है, 13,000 वो जनाब ट्यूशन फीस है जी, ठीक है। वो तो अगर हम पे कर दें तो वो तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो चार्जेस, स्पोर्ट्स चार्जेस, स्पोर्ट्स तो अब हो ही नहीं रही तो अब स्पोर्ट्स चार्जेस क्यों ले रहे हैं। इसके अलावा जो बस चार्जेस हैं वो भी, ट्रैवलिंग के ट्रैवल चार्जेस हैं जो आने जाने के लिए जो बसेस लगी हुई हैं,
तो वो भी जो है वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, उसको जो है वो हटा के बच्चों के ऊपर थोड़ा बर्डन कम करना चाहिए, ताकि हमारा जो गरीब तबका है वो अपनी फीस जो है वो जारी रख सके। वरना यही होगा, बच्चे फिर देनी तो है ही है फीस, उसके लिए फिर ये होगा कि बच्चे कर्ज लेंगे और उनके ऊपर फिर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनकी स्टडी के ऊपर, उनके मेंटल लेवल के ऊपर, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। मतलब जैसे ही वो अपनी मतलब तालीम मुकम्मल करते हैं तो वो मकरूज़ हैं, बजाय इसके कि वो फील्ड में जाएं, उनको कहीं पे काम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री के बाद भी हमारे यहाँ पे तो जॉब का बड़ा इशू है, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको उस तरह से ओबलाइज नहीं किया जाता कि वो मतलब स्टडी करने के बाद निकले हैं तो उनको रिसर्च में ले जाएं, तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी इस बारे में, ये इश्यूज जो हैं। अच्छा, एक और बात है जो आपने हमारे नॉलेज में इजाफा कर दिया हमारे नाजरीन की, वो ये है कि एजुकेशन के अलावा जो चार्जेस हैं वो भी सारे एज इट इज़ उन पर पड़ रहे हैं, और मतलब उनकी फ़ीस जो है उसको रिड्यूस नहीं किया गया, उसमें कुछ कमी नहीं की गई, बल्कि उनके हॉस्टल के चार्ज, एजुकेशन के चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग के चार्जेस हैं, या क्लासेस के चार्जेस हैं, उनके प्रैक्टिकल के चार्जेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो उसमें शामिल हैं, और उनकी सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो जितनी थी उतनी ही मुकम्मल ली जा रही है। तो इस बारे में मतलब आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? सर ये है कि बर्डन कम कर दें बच्चों के ऊपर, बच्चों को जो है वो प्रेशराइज ना करें इतना ज़्यादा, इतना जो प्रेशर जो पहले उनके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर है, इसके अलावा बच्चों के ऊपर लॉकडाउन का घर में रह रहा है कि बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे, तो वो फ्रस्ट्रेशन है पहले, फिर इसके ऊपर अगर हम इस तरह की चीज़ करेंगे ना, तो ये इतनी फीस का जब उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा तो डेफिनेटली बात है बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और आपको पता होगा, आप एजुकेशन फील्ड से भी तल्लक है आपका, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके सुसाइड्स के जो है वो ज़्यादा बन रहे हैं चांसेस, मतलब ज़्यादातर सुसाइड जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, ग्रेड प्रेशर, ये फीस का प्रेशर हो गया है। अब तो खैर ये पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड-19 फैला हुआ है जो कोरोना वायरस है, तो तब तो बच्चों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है घर में रह रह के, तो अगर ये फीस वाला प्रेशर भी आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए, और ये किसी सूरत भी हमारे हक़ में नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के हक़ में नहीं है, हमारे निज़ाम के हक़ में नहीं है। जी सलमान साहब, प्रेशर की बात जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, मतलब प्रेशर तो है। यहाँ पे हम अगर कॉलेज लेवल से नीचे आते हैं, स्कूल लेवल पे आते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल से नीचे आते हैं, स्कूल लेवल पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि अभी तक जो बोर्ड है, मतलब मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, फैसलाबाद बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, देकर है, तो अभी 9th की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू नहीं हुई, यानी इनको रजिस्ट्रेशन अगर शुरू नहीं हुई और सेशन जो है वो मिड तक पहुंच गया, तो क्या कह रहा है, इनका साल ज़ाया नहीं हो जाएगा? सर डेफिनेटली बात है, साल तो ज़ाया होगा बच्चों का, इसलिए बेटर ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए। इतनी सारी देर होगी अभी तक, हमारी जो सेक्टर लेवल के बंदे हैं उनको भी कंफ्यूजन का शिकार है कि अब एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, उनको करना क्या चाहिए, उनको किसी को कोई एक जो है कहते हैं ना गाइडलाइन होती है, एक लाइन का नहीं पता उनको कि हम कर क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ख्याल है कि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है, यहाँ पे सिस्टम जो है उसको सिस्टम समझने वाले लोग नहीं मिले, या सिस्टम को समझने वाले लोग जो है उनको वो सिस्टम नहीं मिला, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। खालिद मसूद साहब का शेर है, लोचल फंग इलेक्ट हुआ है अन्ने वाह, बीबा फेर रिजेक्ट हुआ है अन्ने वाह, सुई में धागा डालने वाली नौकरी पर अन्ना एक सिलेक्ट हुआ है अन्ने वाह। तो आपका ख्याल है कि ये इस तरह का सब कुछ चल रहा है? तो खैर एक और इशू जो है उसको डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन ये इशू जो है ये भी बर्निंग है, तो इस बारे में बात करेंगे। ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, क्योंकि पहली बात जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो एज इट इज़ हैं, मतलब वो बिल्डिंग का एक्सपेंसेस है, वो एम्प्लॉइज़ का है, अगर उनको निकाल देते हैं तो वो बेरोज़गार होते हैं, ये सब कुछ है। तो ऐसे हालात में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में कोई पॉलिसी वजह नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उनको लॉकडाउन में डाला गया है। तो ये सूरत हाल जो है ये किस तरफ जा रही है? सर प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, उसके ऑनर्स की अगर हम बात करें, वो तो खैर दो कैटेगरीज में डिपेंड हम कर सकते हैं। कुछ जूनियर्स होते हैं स्कूल जो है उनकी बजट जो है उनका कम होता है, और कुछ जो होते हैं उनमें ये होता है कि जो छोटे स्कूल्स हैं ना, स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, वहाँ पर वही स्टूडेंट्स आते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, मतलब कि जितना उनके वालिदैन कमाते हैं वही जो वो पे कर देते हैं। अच्छा, इशू यहाँ पे ये है कि काम जो है वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया बिल्कुल ही। अब उसका सीन ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो है वो फीस कहाँ से पे करेंगे?
ठीक है। अब उनका तो ये है कि वो स्कूल बेचारे, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा सर अगर मान लो के साथ टीचर्स का हो रहा है जी। टीचर सबसे मजलूम तबका है जी। उसमें ये है कि टीचर्स हमारे जो उनको सैलरीज कहाँ से देंगे जब ऑनर्स के पास पैसे नहीं आएंगे, जो फीसेस नहीं आएंगी, तब वो कहाँ से देंगे। तो वो बेचारे मजलूम जो है वो पहले भी मजलूम है, आप भी वो मजलूम के मजलूम ही रहे। टीचर सबसे ज़्यादा सर उनका नुकसान हुआ है। टीचर के बारे में तो ये बात जो है मुझे बड़ी हैरान करती है कि हमारा टीचर जो है वो पता नहीं हर कैटेगरी में काम करना उसको सिखाया जाता है। अगर इलेक्शन है तो वोटिंग करवा रहा है टीचर है, अगर पोलियो का दौर है तो पोलियो के कतरे पिला रहा है टीचर है, और अगर मरदमशुमारी हो रही है तो मरदमशुमारी कर रहा है तो टीचर है। टीचर तो वाकई पाकिस्तान का मजलूम तरीन तबका है, और कोई भी ख़ास हालात जो हैं उसमें टीचर को एडजस्ट कर दिया जाता है, पता नहीं टीचर को क्या समझते हैं। खैर एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये जो मतलब लो लेवल के स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे स्कूल्स भी हैं जो 500 से 1000 तक फीस ले रहे हैं बच्चों से, और उनका जो उसी सर्कल में है, उसी बजट में है, यानी वो लाखों रुपए नहीं कमा रहे बल्कि यूँ समझ लें कि वो जॉब की तरह काम कर रहे हैं स्कूल्स के मालकान भी जो हैं। तो अगर ये मतलब उनकी बिल्डिंग जो है उनका रेंट जो है वो पे करते हैं 70-80 हज़ार रुपया, लाख है, 1.5 लाख है, 50 हज़ार है, इस तरह वो बिल्डिंग्स के रेंट भी पे कर रहे हैं। तो सलमान साहब अगर वो स्कूल्स को ख़त्म कर देंगे, मतलब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो स्कूल ख़त्म करके कहीं और इन्वेस्ट कर लें, आया आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो इतना बर्डन बर्दाश्त कर जाएंगे? सर ये तो अगर आप कहें ना गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो बर्डन बर्दाश्त कर, सर उसके लिए सबसे पहली एग्जांपल तो ये है कि हर एक क्लास के अंदर सर 100 से 150 बच्चा बैठा है, और वहाँ पर टीचर्स को भी एडजस्ट नहीं हो रहे, और वहाँ पर तो फिर आपको पता ही है क्या होगा उसके बाद। अगर और 10-10 बच्चे भी हर क्लास में ऐड किए जाए ना तो क्या हाल हो जाएगा। कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो दो तबकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देंगे। एक तो प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए अब वो जगह नहीं है, क्योंकि इदारे जो हैं, क्योंकि जो हाई लेवल पे स्कूल्स चल रहे हैं उनको फ़ायदा होगा उसका कि स्टूडेंट्स जो हैं या तो उस तरफ जाएंगे या फिर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएंगे जो पे नहीं कर सकते, और जो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है जहाँ पे 150 बचा वहाँ पे 200 होगा। और दूसरा तबका जो है जिसकी परेशानी होगी वो प्राइवेट स्कूल्स का टीचर्स होंगे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हमारा टाइम जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। गुफ्तगू में अभी बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। सलमान साहब जो हैं वो मौजूद है, कोशिश करेंगे कि इनके साथ एक और नशिस्त बनाएं, लेकिन वक्त की कैद जो है उससे निकलना नामुमकिन है। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम बातचीत जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह ने के बाद।